पूरी हवेली दुल्हन सी सजा दो, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ निकम्मो। रघुवीर जी अपने नौकरों पर रोब झाड़ते हुए बोलते हैं। घर में चहल पहल मची हुई थी। वीरेंद्र जी घर से बाहर आते हुए, क्यों परेशान हो रहे हो पिताजी, सब काम हो जाएगा। रघुवेंद्र सिंह जी वीरेंद्र को सर से लेकर पैर तक देखते हैं और बोलते हैं, घर पर इतना काम है, बच्चे किसी भी वक्त आते होंगे। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वो पिताजी एक ज़रूरी काम है, बस अभी निपटा कर आया। रघुवेंद्र जी, आजकल तुम्हारे सारे ज़रूरी काम निम्मो देवी के कोठे पर जाकर ही ख़त्म होते हैं। वीरेंद्र जी कुछ नहीं बोल पाते और सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। जाओ अपना ज़रूरी काम निपटा कर आओ, यह बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। वीरेंद्र जी बड़बड़ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये पिताजी भी ना, इनसे कुछ नहीं छिपता, ये बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। रघुवेंद्र जी हवेली के अंदर आते हुए अपनी पत्नी और बहू दोनों को बुलाकर, आज रात जश्न होगा, आसपास के गांव के सभी रईस आएंगे, ध्यान रहे उनके स्वागत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सुमित्रा जी, सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। रघुवेंद्र जी, मेरे बच्चे किसी भी वक्त आते होंगे, स्वागत की तैयारी करो। ऐसा बोल वो फिर से बाहर चले जाते हैं अपनी देख रेख में काम करवाने के लिए। दोपहर का समय एक गाड़ी हवेली में प्रवेश करती है। उसमें से उतरते हैं हवेली के दोनों चिराग। दोनों ने सफ़ेद कमीज और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, हाथ में महंगी घड़ी, बालों को सलीके से सेट किया हुआ। उनके आते ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। फूलों की बरसात उन पर होने लगती है। पटाखों का शोर लोगों के कानों तक पहुंच जाते हैं। चारों तरफ नाच गाना होने लगता है। रघुवीरेंद्र जी आगे बढ़कर दोनों को गले से लगा लेते हैं। कैसे हो मेरे सिरों, आंखें तरस गई थी तुम दोनों को देखने को। समर और सम्राट अपने दादाजी के पैर छूते हैं। तभी वीरेंद्र जी वहाँ आते हैं। दोनों उनके भी पैर छूते हैं। वीरेंद्र जी उन्हें गले से लगा लेते हैं और नोटों की गड्डी निकाल उनके ऊपर से बार कर हवा में उड़ा देते हैं। हर किसी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। दोनों घर की चौखट पर खड़े हैं। कमला देवी उनकी आरती उतार रही हैं और इतने सालों बाद अपने बच्चों को देखकर भावुक हो जाती हैं। समर और सम्राट का भी दिल भर आता है। दोनों अपनी माँ से लिपट जाते हैं, जैसे सालों की दूरी मिनटों में ख़त्म करना चाहते हों। सुमित्रा जी की आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे। दोनों अपनी दादी के पास जाकर उनके पैर छूते हैं। वो दोनों को सीने से लगा लेती हैं। कुछ ही समय में माहौल हंसी ठहाकों में बदल जाता है। कभी सम्राट समर की शिकायत कर रहा, तो कभी समर सम्राट के किस्से सुना रहा था। बाकी सब सिर्फ उन दोनों को सुन रहे थे। खूब बढ़िया बढ़िया खाना उनके सामने परोसा गया था, जैसे सालों की कसर आज भी पूरी कर लेंगे। कुछ समय बाद रघुवेंद्र जी ये कहकर उठ जाते हैं कि रात को जश्न है, जाकर आराम करो। तभी भागे भागे दीनदयाल जी आते हैं। माफ़ करना मालिक, मैं थोड़ा लेट हो गया। रघुवेंद्र जी, कोई बात नहीं, आखिर काम तो आप हमारा ही कर रहे थे। समर सम्राट, ये हमारे मुंशी जी, सारा हिसाब किताब यही संभालते हैं, बहुत ईमानदार हैं ये। सम्राट जहाँ दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते कर देता है, तो वहीं समर आगे बढ़कर उनके पैर छू लेता है। दीनदयाल जी, सदा खुश रहिए, भगवान आपको हर खुशी दे। तो वहीं रघुवेंद्र जी और वीरेंद्र को समर की यह बात पसंद नहीं आती। सुमित्रा जी दीनदयाल से पूछती हैं, स्वरा नहीं आई? जी मालकिन, वो शाम तक आ जाएगी। खैर, सब रात की तैयारी करने में लग जाते हैं। सम्राट सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता है, तो वहीं समर अपनी माँ के कमरे में जा उनके गोद में सर रखकर लेट जाता है। समर हमेशा से कमला देवी के नज़दीक रहा है और सम्राट अपने पिता और दादा के। कमला जी उसके बालों में हाथ फेरते हुए, क्या बात है समर, तू खुश नहीं है वापस आकर? ऐसी बात नहीं है माँ, मैं खुश हूँ। हाँ, माँ से झूठ बोलेगा? चल बता, क्या बात है? समर उनकी गोद में लेटे लेटे ही बोलता है, पता नहीं क्यों माँ, मेरा दम घुटता सा है इस हवेली में। ये दिखावे की ज़िंदगी, दिखावे के रिश्ते मुझे नहीं पसंद माँ। पता नहीं आप कैसे रह लेती हैं। ये शानो शौकत या रुतबा या रुपया पैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून और शांति चाहिए, जो इस हवेली में नहीं है। तू तो बहुत बड़ा हो गया रे, बहुत समझदारी की बातें करने लगा है। फिर समर एकदम से उठकर बैठता है, कमला जी का हाथ अपने हाथों में लेकर। क्या अब भी पिताजी ने आपको अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी? कमला जी अपने हाथ छुड़ाकर, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है समर,
इसका मतलब वो आज भी? रहने दो समर, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दिल से तो मैं उन्हें अपने पति मानना भी छोड़ दिया है। रह गया है तो महज एक दिखावा। चल इन बातों को छोड़, कुछ समय आराम कर। रात को फिर दिखावा करना है। यह कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। रात का समय हवेली सितारों की तरह चमक रही थी। जो भी आता सजावट देखकर हैरान रह जाता। लोगों की आंखें फटी रह गई थीं। भाई वाकई काफ़ी खर्चा किया है रघुवेंद्र जी, कमाल कर दिया। अरे भाई सब इन्हीं का तो है, इन पर खर्चा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। और फिर बहुत किसान हैं जिन्होंने अभी उधार नहीं चुकाया है, यह खर्चा तो उनसे निकल जाएगा। यह बोल सभी ठाका मार हंसने लगते हैं। सुमित्रा जी बड़बड़ करती हुई अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। पता नहीं यह स्वरा कहाँ रह गई। कह तो रही थी शाम तक आ जाएगी, पर रात हो गई, जश्न शुरू हो गया, पर इसका कोई अता पता नहीं। आ लेने दो, आज खूब डांटूंगी। डांट बाद में लेना, पहले यह बताओ क्या नहीं मिल रहा आपका दादी माँ। एक मीठी सी आवाज़ उनके कानों में पड़ती है। वो मुस्कुराकर, आ गई शैतान। कमला जी अंदर आते हुए, लो आ गई आपकी स्वरा। कब से गुस्सा हो रही थी माँ जी, ये मेरा ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। फिर स्वरा के पास आकर, अब मनाओ दादी माँ को, मैं तो चली। स्वरा पीछे से सुमित्रा जी के गले में बाहें डालते हुए, मान जाइए ना दादी माँ। चल पगली, तुझसे नाराज़ हो सकती हूँ मैं क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा आप क्या ढूंढ रही थी? हाँ वो अलमारी में एक लहंगा रखा था, वो कहाँ है? स्वरा चौंकते हुए, क्या आप लहंगा पहनने वाली हैं? चुप कर पागल लड़की, कितना बोलती है। ला तो जरा। स्वरा लहंगा निकाल कर ले आती है। लहंगा बहुत सुंदर होता है। अरे वाह दादी माँ, ये तो बहुत सुंदर है। किसके लिए है? तेरे लिए। पहन के दिखा चल। स्वरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं दादी, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्या मैं तुझे अपनी मर्जी से कुछ दे नहीं सकती? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुझ पर? ऐसा मत कहिए दादी, आप तो जानती हैं ना, पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। अरे कुछ नहीं कहेगा, वो मैं हूं ना। चल इसे पहन कर तैयार हो जा, सब लोग आ गए हैं। जी दादी माँ। दूसरी तरफ समर और सम्राट तैयार हो रहे थे। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में वो दोनों कहर ढा रहे थे। लड़कियों का तो दिल निकल कर बाहर आने वाला था। बाहर पार्टी में रघुवेंद्र जी, जिनके लिए सब तैयारियां की हैं उनको तो बुलाइए अब। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस वो आते ही होंगे। लो आ गए। दोनों भाई साथ साथ चले आ रहे थे और इतने हैंडसम लग रहे थे कि बस। वहाँ आई लड़कियां तो आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रही थीं, आपस में खुसर पुसर कर रही थीं। हाय ये कितना हैंडसम है, ये कितना हॉट है। समर और सम्राट सबसे मिलते हैं और बातचीत करने लगते हैं। कमरे में स्वरा तैयार हो गई थी। सुमित्रा जी ने उसके हिसाब से लहंगा लिया था, ना भारी ना हल्का। पिंक कलर का लहंगा जिसका गोल्डन बॉर्डर था, उस पर हल्का वर्क था। नेट के दुपट्टे के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था स्वरा पर। आंखों में काजल लगा, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका गोरा रंग और भी निखर के आ रहा था। सुमित्रा जी उसके गले में एक पतली चैन पहना देती हैं और हाथों में कुछ चूड़ियाँ, और बस हमारी स्वरा तैयार। वो इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी ना कि जो भी एक बार देखे देखता रह जाए। कमला जी अंदर आते हुए, अरे वाह तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। चलिए माँ, सब इंतजार कर रहे हैं। समर और सम्राट दोनों को लोग घेर कर खड़े थे। समर का तो वहाँ दम घुट रहा था। उसे वैसे भी ये सब पसंद नहीं था। उसको थोड़ा सुकून और शांति चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ से अंदर चला गया और वहाँ से सीधा छत पर। पार्टी में सम्राट की नज़र हर लड़की पर थी, पर कोई था जिसकी नज़र सम्राट से हट नहीं रही थी। दोनों ही एक दूसरे को चोरी चोरी देख रहे थे। अंदर से बाहर आते वक्त, कमला जी, आप चलिए माँ जी, मैं अभी आई। अरे क्या हुआ, कहाँ चली? माँ जी पापड़ सुखाने रखे थे छत पर, मुझे नहीं लगता किसी ने बिना कहे उठाए होंगे। स्वरा, आप बाहर जाइए आंटी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ बहू, ये देख लेगी, तू चल मेरे साथ, वरना इनका गुस्सा तो तुझे पता ही है। जी ठीक है चलिए। स्वरा छत पर चली जाती है। समर छत पर रखे झूले पर बैठा ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। यहाँ आकर उसको अच्छा लग रहा था। जिस सुकून को वो कब से तलाश रहा था, वो छत पर आकर मिला था उसको। सम्राट और वो लड़की अब बिना किसी परवाह के एक दूसरे को देख रहे थे।
सम्राट एक नज़र घुमाकर सबको देखता है कि सब घरवाले बाहर ही हैं। वो उस लड़की को देखता हुआ घर के अंदर चला जाता है। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराकर सबसे आंख बचाकर उसके पीछे चली जाती है। वो अंदर जाकर इधर उधर देखती है, पर सम्राट उसे नज़र नहीं आता। पीछे से आवाज़ आती है, किसे ढूंढ रही हैं आप? मुझे? वो लड़की पीछे पलटकर देखती है, सम्राट को देखकर। आपको नहीं तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बाथरूम ढूंढ रही थी। अच्छा, सम्राट बेहद प्यार से बोलता है। आइए, मैं ले चलता हूँ। वो उसको अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में आकर, नाइस रूम। वैसे मैं बंदा भी बहुत नाइस हूँ। ओह रियली? वो तो पता चल ही जाएगा। वैसे आप बाथरूम जाने के लिए आई थी? सम्राट उसके करीब जाता हुआ बोलता है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। वैसे मेरा नाम दिव्या है, दिव्या चौधरी, उमेश चौधरी की बेटी। ओह, तो तुम चौधरी अंकल की बेटी हो। वो बाथरूम जाने लगती है, लेकिन सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है। ऊपर छत पर स्वरा बड़बड़ करती हुई ऊपर जाती है। कहाँ सुखाए हैं पापड़? ओह हाँ, बोर है। पीछे बैठे समर पर उसका ध्यान नहीं जाता। दोनों का चेहरा दूसरी तरफ होता है। समर आंख बंद करके ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। सम्राट दिव्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। दिव्या सम्राट के बेहद करीब आ जाती है। सम्राट के हाथ उसकी कमर पर चले जाते हैं। दिव्या इस बात का विरोध नहीं करती है। पीछे लगे आईने में से दिव्या की कमर साफ दिखाई दे रही थी। सम्राट उसको कमर से पकड़कर अपने और भी करीब कर लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सम्राट उसके ब्लाउज की डोरी खींच देता है और अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। कुछ समय में दोनों बिस्तर पर होते हैं। ऊपर छत पर स्वरा की चूड़ियों की आवाज़ से समर का ध्यान टूटता है। अपने सुकून में उसको इस समय कुछ बर्दाश्त नहीं था। वो पीछे पलटकर बोलता है, कौन है इतनी रात को? स्वरा को देख उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। जीवन में पहली बार किसी लड़की को उसने इतनी गौर से देखा था। कोई सादगी में भी इतना सुंदर लग सकता है, यह देख वो हैरान था। स्वरा का ध्यान उस ओर नहीं जाता। वो तो बस अपने पापड़ उठाने में व्यस्त होती है। नीचे बैठी स्वरा अपनी चूड़ियों वाले हाथ से पापड़ उठाती बेहद हसीन लग रही थी। हवा से लहराते बाल उसको तंग कर रहे थे, जिन्हें वो बड़ी अदा से पीछे कर रही थी। समर के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। पापड़ उठाकर जैसे ही वो खड़ी हुई, एक हाथ से लहंगे को पकड़ वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगी। पीछे पीछे समर भी चल पड़ा। कपड़े पहनता हुआ सम्राट बिस्तर से उठ खड़ा होता है। चेहरे के भाव बदले हुए थे। दिव्या उसके गले में पीछे से बाहें डालते हुए, मैं कल ही अपने पापा को भेजूंगी। सम्राट उसकी बाहें हटाते हुए, किस लिए? अपने रिश्ते के लिए। शादी जो करनी है मुझे तुमसे, और हम दोनों के पापा भी यही चाहते हैं। सम्राट अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ, पापा के चाहने से क्या होता है? यह शादी नहीं होगी। दिव्या हैरानी से, मतलब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। पर क्यों? और फिर अभी जो हमारे बीच हुआ, हमारे बीच जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। कोई ज़बरदस्ती नहीं की मैंने तुम्हारे साथ। तुम मेरे पीछे आई थी, मैं तुम्हें बुलाकर नहीं लाया था। इसलिए अपना यह ड्रामा बंद करो, अपना हुलिया ठीक करो और निकलो यहाँ से, वरना मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें अगर किसी ने ऐसी हालत में देख लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें, समझी? चलो उठो जल्दी और निकलो। कितने बेरहम हो तुम। ओह, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोलता है। दिव्या उसका हाथ हटाते हुए, मैं तुम्हारे साथ आई क्योंकि तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। मैंने सोचा था पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। बेट, पूरी ज़िंदगी? बेबी, मुझे हर रात नई लड़की चाहिए। दिव्या वहाँ से जाते जाते, एक दिन तुम बहुत पछताओगे, तुम्हारा भी दिल टूटेगा, तुम्हें भी मोहब्बत होगी जो कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर, वो दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। सम्राट प्रताप सिंह लड़कियों का दिल तोड़ता है। ऐसी कोई लड़की नहीं बनी जो सम्राट का दिल तोड़े, समझी? फिर उसकी बाजू पकड़कर कमरे का गेट खोल उसे बाहर धक्का दे देता है। अब निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सीढ़ियों से उतरती स्वरा एक हाथ से लहंगा पकड़े और एक हाथ में पापड़, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक डोर में खींचता हुआ समर उसके पीछे था। अचानक किसी को देखकर स्वरा के कदम रुक जाते हैं। सामने दीनदयाल जी को देख
उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। समर वहीं छिप दोनों को देखने लगता है। क्या है ये सब? स्वरा, ये कपड़े, ये गहने कहाँ से आए? वो पिताजी, ये सब। पीछे से सुमित्रा जी की आवाज़ आती है। मैंने दिया है ये सब उसको। बच्ची को क्यों डांट रहा है? क्या मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं दे सकती? दीनदयाल जी, नहीं नहीं मालकिन, आप ही की बच्ची है। मैं तो बस। फिर स्वरा के सिर पर हाथ फेरते हुए, बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। ये बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। स्वरा की आंखें झुकी हुई थीं। सुमित्रा जी उसके पास जाकर उसका चेहरा ऊपर करती है तो आंसुओं की बूंदें टपक कर स्वरा के गालों को भिगो देती हैं। ऊपर खड़ा समर उसके आंसू देख बेचैन हो जाता है। सुमित्रा जी, स्वरा, इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? दिल छोटा नहीं करते बच्चे। वो बात नहीं है दादी माँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर पिताजी की डांट नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी उनका सिर झुके। सुमित्रा जी आगे बढ़कर उसका माथा चूम लेती हैं। तो तू बड़ी सियानी हो गई है रे। लगता है जल्दी तेरे लिए लड़का देखना पड़ेगा। दादी माँ, आप तो बस मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। इतनी जल्दी मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाली। सुमित्रा जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरे पास ही रहे। चल अब ये आंसू पोंछ और मुझे हंसकर दिखा, नहीं तो फिर ये लहंगा मैं पहन लूँगी। उनकी बात पर स्वरा खिलखिलाकर हंस देती है। समर उसकी हंसी में खो जाता है। उसकी बेचैनी पल भर में दूर हो जाती है। मुस्कुराता हुआ वो अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। दिव्या सबसे आंख बचाकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है और सम्राट वापस आकर पार्टी में शामिल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमित्रा जी के हाथ में पूजा का कुछ सामान होता है। वो स्वरा से, ये ले, ये सामान मंदिर में रख कर आ। जी दादी माँ। वो मंदिर की तरफ चली जाती है। मंदिर में सामान रख वो वापस आने के लिए पलटती है तो सामने की तरफ ऐसा लगता है जैसे कोई उधर गया हो। वो आवाज़ लगाती है, कौन है उधर? पर कोई नहीं दिखता। वो भी उस तरफ चलने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर उसको कोई दिखाई देता है जो किसी कमरे को खोल उसमें जा रहा था। वो जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। अच्छा, घर में कोई नहीं है तो चोरी करने अंदर आ गए? देखने में तो अच्छे घर के लगते हो, पर चोरी? तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलो अब। सामने खड़ा समर तो बस उसकी सादगी में खो गया। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ स्वरा के नाजुक से होंठों को हिलते हुए देख रहा था। जिस सुकून की वो तलाश कर रहा था वो उसे मिल चुका था। जब वो कोई जवाब नहीं देता तो स्वरा उसके आगे चुटकी बजाती है। ओह हेलो, कहाँ खो गए? समर होश में आते हुए, जी क्या कहा आपने? स्वरा उसको घूर कर देखती है। बोलो, क्या चुराने आए थे? समर चौंकते हुए, चोर और मैं? हाँ तुम, और कोई है तुम्हारे अलावा यहाँ पर? जानते भी हो ये किसका कमरा है? समर मन ही मन मुस्कुराते हुए, किसका है? ये समर प्रताप सिंह का कमरा है। आज ही आए हैं अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर। पर तुम्हें क्या? तुम्हें तो बस चोरी करनी है। समर मन में, हे भगवान, ये पक्का आज मुझे चोर बनाकर ही छोड़ेगी। समर अपनी हंसी छुपाते हुए, अच्छा, अमेरिका से? आपने देखा है उनको? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो बस चोरी करो। देखिए मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, तुम चोर नहीं हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने खुद देखा है तुमको कमरे में अंदर जाते हुए। समर मन में, पूरी की पूरी जासूस है ये लड़की। मेरा कुछ सामान है इस कमरे में, आप चाहें तो मेरे साथ अंदर चलकर देख सकती हैं। स्वरा मुंह बनाते हुए, आपका सामान इस कमरे में? चलिए दिखाइए। समर अंदर जाने लगता है। स्वरा, रुकिए, पहले मैं जाऊंगी। समर मुस्कुराकर पीछे हो जाता है। स्वरा दरवाज़ा खोल अंदर जाती है। कमरा बहुत बड़ा और साफ सुथरा होता है। अंदर आकर, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कहाँ है आपका सामान? समर अंदर आकर, यहीं तो रखा था। स्वरा, हाँ, सब समझते हैं हम, कोई सामान नहीं है आपका। मैं कह रही हूँ ना, ये समर जी का कमरा है। स्वरा की नज़र कमरे में लगी समर की तस्वीर पर नहीं जाती। समर, हाँ सही कहा आपने, यह समर जी का ही कमरा है। पीछे देखो, उनकी तस्वीर भी लगी है। स्वरा पीछे पलटती है। देखा, मैंने कहा था, तस्वीर देख। उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वो कभी तस्वीर को देखती है
तो कभी समर को। समर अपने दोनों हाथ बांधे स्वरा की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। समर को अपनी तरफ देखता पाकर वो अपनी आंख बंद कर अपने निचले होठों को दांतों से दबा लेती है। उसकी इस अदा पर समर दिल हार जाता है अपना। स्वरा धीरे से बोलती है, मर गई। फिर समर की तरफ देखकर, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि आप चोर हो। समर बोलता है, हाँ, नहीं मतलब, हाँ। वो कन्फ्यूजन हो जाती है। समर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। स्वरा की हालत देख उसको हंसी भी आ रही थी। स्वरा गर्दन नीची कर बोलती है, देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस। समर, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं समझता हूँ, आप जाइए। स्वरा नीची गर्दन करी जाने लगती है। गेट के पास पहुंचकर वो पीछे मुड़कर, प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। बहुत ही मासूमियत से वो बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। समर नोटिस करता है कि स्वरा एकदम उदास हो गई है, जो समर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। स्वरा जाने लगती है तो समर आवाज़ लगाता है, सुनिए। स्वरा पीछे मुड़कर देखती है। समर, वैसे एक बात है, आपके होते हुए इस घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। यह सुन स्वरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। बाहर पार्टी में अब सम्राट बोर हो रहा था। वो थक गया था। यह बोल वो अपने कमरे में आ जाता है। उसके अंदर जाते ही स्वरा बाहर आती है। दोनों का सामना नहीं होता। दीनदयाल जी स्वरा के पास आकर, चले बेटा घर, अब देर हो रही है। जी पिताजी, चलिए। दीनदयाल जी रघुवेंद्र से, अब हम चलते हैं मालिक। हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाना। बच्चों को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर जाना है। तुम तो हमारे साथ ही रहोगे। स्वरा सुमित्रा के साथ जाएगी। हम वक्त रहते आ जाएंगे मालिक, आप निश्चिंत रहें। दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सम्राट अपने बेड पर लेटा दिव्या की बातों को याद कर रहा था। बहुत ही अहंकार के साथ वो बोलता है, सिली गर्ल, मोहब्बत और मुझे कभी नहीं। ऐसी लड़की नहीं बनी जो सम्राट प्रताप सिंह के दिल में मोहब्बत जगा सके। यह बोल वो करवट बदल कर सो जाता है। दूसरी तरफ समर की आंखों से नींद गायब थी। उसकी आंखों के आगे तो बस स्वरा का मासूम सा चेहरा और कानों में उसकी बातें घूम रही थीं। मुस्कान उसके चेहरे पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मन ही मन वो बोलता है, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। अपने घर पहुंचकर स्वरा खोई खोई सी थी। निर्मला जी उसको देखकर, आज बड़ी चुप चुप है स्वरा, वरना तो हवेली से आने के बाद मेरे कान खा जाती है। आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज मैं थक गई हूँ माँ। यह बोल वो अपने कमरे में चली जाती है। दिमाग में वही सब घूम रहा होता है। वो खुद से कहती है, क्या ज़रूरत थी इतनी बक करने की। दादी सही कहती है, मैं बहुत बोलती हूँ। घर के मालिक को चोर, अब तो उनके सामने जाने में भी शर्म आएगी। हे कान्हा जी, आपको मैं ही मिलती हूँ हमेशा फंसाने के लिए। अब क्या करूँ। एक काम करूँगी, उनके सामने कम से कम जाऊँगी। हाँ, यही सही रहेगा। यह सोच वो खुश होते हुए कपड़े बदल कर सो जाती है। अगली सुबह निर्मला जी स्वरा को आवाज़ लगाते हुए, जल्दी उठ स्वरा, तेरी वजह से तेरे पिताजी को भी देर हो जाएगी। सोने दो ना माँ, आज कहीं नहीं जाना मुझे। पागल हो गई है, भूल गई हवेली वालों के साथ पहाड़ी वाले मंदिर जाना है। यह सुन स्वरा चौंक कर उठती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो फटाफट उठ जाती है और नहाने के लिए चली जाती है। बाहर दीनदयाल जी निर्मला जी को आवाज़ लगाते हुए, निर्मला, स्वरा तैयार हो गई, देर हो रही है। निर्मला जी बाहर आते हुए, आ रही है, बस तैयार हो रही है। अभी तक तैयार नहीं हुई ये लड़की भी ना, अब मुझे भी देर करवाएगी। ऐसा करो, मैं जा रहा हूँ, तुम उसको भेज देना। यह बोल वो फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। हवेली में पूरी चहल पहल हो रही थी। सम्राट सबसे बेखबर अब तक सो रहा था, लेकिन समर सुबह सुबह छत पर बैठा खूबसूरत सुबह का आनंद ले रहा था। सुमित्रा जी और कमला जी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। मंदिर थोड़ा दूर था। पूरा दिन लगने वाला था उनको आने जाने में। चहल पहल सुन सम्राट की भी आँख खुलती हैं। वह अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आता है। क्या हो रहा है, कोई चैन से सोने नहीं देता। बोलता हुआ जाकर वो सुमित्रा जी की गोद में सर रखकर लेट जाता है। सुमित्रा जी उसके सर में हाथ फिराते हुए, पहाड़ी वाले मंदिर जाना है,
समर तो कब का उठ गया, एक तू है जिसे कोई होश नहीं है। क्या दादी माँ, आप भी? इतने में रघुवेंद्र जी की आवाज़ आती है, कमरे में आओ सम्राट। सम्राट फटाफट उनके कमरे में चला जाता है। छत के कोने पर हाथ बांधे खड़ा समर आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसको बहुत सुकून पहुंचा रहे थे। आंखों में स्वरा का चेहरा घूम गया, होठों पर मुस्कान तर गई। कमरे में सम्राट सिर झुकाए अपने दादाजी के सामने खड़ा था और रघुवेंद्र जी जलती आंखों से उसको देख रहे थे। वो गरजते हुए बोलते हैं, क्या कर रहे थे तुम उस चौधरी की बेटी के साथ अपने कमरे में? दादाजी, वो रहने दो, वो मुझे भी पता है तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, पर यह सब घर में करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो अच्छा है, सिर्फ मैंने ही देखा उसको तुम्हारे साथ जाते हुए, और किसी को जाने नहीं दिया तुम्हारे कमरे की तरफ। पर कोई और देख लेता तो? सम्राट अब भी सिर झुकाए खड़ा था। वो धीरे से बोलता है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी दादाजी। समर स्वरा के बारे में सोच ही रहा था कि सामने गेट पर नजर गई, जहाँ से स्वरा चलकर आ रही थी। आसमानी कलर का चूड़ीदार पहने, पैरों में जूती, गले में हवा से लहराता हुआ दुपट्टा, गीले बालों को हवा से बातें करने के लिए आज़ाद छोड़ रखा था। बड़ी बड़ी आंखों को काजल से सजाया, कानों में छोटी छोटी झुमकी, एक एक कदम चलती वो समर के दिल में उतरती जा रही थी। रघुवेंद्र सम्राट की पीठ थपथपाते हुए, हमने तुम्हें गलती करने के लिए मना नहीं किया है, बस ये गलती घर में नहीं होनी चाहिए। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता है। अरे भाई, तुम हमारा खून हो, तुम गलती नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर इस उम्र में ये सब चलता है। बस एक बात याद रखो, गलती करो बिंदास करो, किसी के भी साथ करो, बस कोई सबूत मत छोड़ो, समझ गए ना? समझ गया दादाजी, बेहद घमंड के साथ बोलता है सम्राट। हाँ चलो, अब जाओ, मंदिर जाना है, तैयार हो जाओ। घबराई हुई स्वरा सीधा सुमित्रा जी के कमरे में जाती है। वो अंदर जाती है और सम्राट दूसरे कमरे से बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। नमस्ते दादी माँ, आ गई तू? चल बैठ, सबसे पहले चाय पी। मुझे पता है जल्दी आने के चक्कर में घर से कुछ खाकर नहीं आई होगी। स्वरा उनके पास बैठ चाय पीने लगती है। सम्राट समर को ढूंढता हुआ छत पर चला जाता है। और भाई, क्या हो रहा है? समर के कंधे पर अपनी बाजू डालता वो बोलता है। समर खोया सा बोलता है, कुछ नहीं, बस अपनी खूबसूरत सुबह को निहार रहा था। क्या खूबसूरत सुबह? पर कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रही। समर उसकी बाजू हटाते हुए, तू नहीं समझेगा। चल तैयार हो जा, मंदिर जाना है ना? आप चलिए भाई, मैं आ रहा हूँ। समर नीचे चला जाता है और सम्राट उसके जाने के बाद सिगरेट की कस भरने लगता है। समर की नज़र चारों तरफ स्वरा को ढूंढती है, पर वो उसे दिखाई नहीं देती। वो मायूस सा अपने कमरे में चला जाता है। कमला जी ऊपर छत पर जाने लगती हैं। उनके हाथ में अचार की बरनी होती है। तभी वीरेंद्र जी उनको आवाज़ लगाते हैं। इतने में स्वरा बाहर आती है। क्या हुआ आंटी? अरे वाह, आ गई तू। ले ये छत पर रख कर आ। बरनी के चारों तरफ तेल लगा हुआ था, जो अब स्वरा के हाथों पर भी लग गया था। स्वरा अपने कपड़े बचाती हुई वो धीरे धीरे चल रही थी। पूरा ध्यान अपने कपड़े बचाने पर था। सीढ़ियों से सम्राट जल्दी जल्दी उतर रहा था। स्वरा को ऐसा लगता है जैसे बरनी हाथ से फिसल जाएगी। वो वहीं नीचे बैठ उसको साइड में रखती है और साफ करने के लिए कोई कपड़ा ढूंढने के लिए जैसे ही उठती है, सम्राट से टकरा जाती है। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसके तेल वाले हाथ सम्राट की सफ़ेद टी शर्ट पर चले जाते हैं। सम्राट गुस्से से, देख कर नहीं चल सकती, पूरे कपड़े खराब। उसके शब्द वहीं रुक जाते हैं। उसकी नज़र जब स्वरा पर पड़ती है। माफ़ कीजिएगा, हमने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। सम्राट तो उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ स्वरा का खूबसूरत चेहरा। सम्राट एकटक स्वरा का चेहरा देख रहा था, जबकि स्वरा का पूरा ध्यान उसकी खराब हुई टी शर्ट पर होता है। वो बस एक नज़र अपनी नज़रें उठाकर सम्राट को देखती है, फिर नज़रें हटाकर, आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया, यह बोल वो वहाँ से जाने लगती है। सम्राट स्वरा को जाते हुए देखता है। यह पहली लड़की थी जिसने सम्राट को दोबारा नहीं देखा। सम्राट का दिल जलाने के लिए इतना काफ़ी था। नीचे से सुमित्रा जी की आवाज़ आती है, सम्राट बेटा। आया दादी माँ। यह सब स्वरा के कान में भी पड़ते हैं। चलते चलते उसके कदम रुक जाते हैं।
वो खुद से बड़बड़ करती है। मर गई, यह सम्राट जी थे। हे कान्हा जी, एक को चोर बना दिया, एक के कपड़े खराब कर दिए। तेरा क्या होगा स्वरा? सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर, हुस्न की मलिका मेरे घर में और मुझे खबर तक नहीं। फिर स्वरा के जिस्म की खुशबू महसूस करते हुए, मज़ा आएगा, यह बोल वो नीचे चला जाता है। स्वरा अपना काम खत्म कर सुमित्रा जी के कमरे में जाती है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलती है, अंदर समर को देखकर उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। अरे स्वरा, वहाँ क्यों रुक गई? अंदर आ। वो घबराते हुए अंदर आती है। शर्म के मारे उसकी नज़र नहीं उठ रही थी। समर के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। तू समर से नहीं मिली ना? इधर आ, यह है मेरा पोता समर। स्वरा एक नज़र समर को देखती है और दूसरे ही पल नज़र नीची कर लेती है। जी नमस्ते, वो बस इतना ही बोल पाती है। समर भी नमस्ते का जवाब देता है। वो ये बिल्कुल महसूस नहीं होने देता कि वो स्वरा से पहले मिल चुका है। सुमित्रा जी, समर, सम्राट तैयार हुआ या नहीं? निकलने के लिए देर हो रही है। मैं देखता हूँ दादी माँ, यह बोल वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही स्वरा चैन की सांस लेती है और मन ही मन समर का धन्यवाद करती है। कुछ समय बाद सब लोग गाड़ी में बैठ मंदिर के लिए निकल जाते हैं। समर गाड़ी चला रहा था। सम्राट उसके साथ आगे बैठा था। पीछे सुमित्रा जी, कमला जी और स्वरा दोनों के बीच में बैठी हुई थी। गाड़ी में लगे मिरर में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जिसमें समर और सम्राट आंख बचाकर उसको देख रहे थे। सुमित्रा जी, स्वरा को देखकर, क्या बात है, आज मेरा रेडियो बंद क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझको? स्वरा मन में, मैं किसी को बोलने का मौका दूंगी तो कोई कुछ बोलेगा ना मुझे। जब आपको मेरे कारनामे का पता चलेगा ना, तो आप भी सबसे पहले डांटेंगे मुझे। क्या हुआ है तुझे? कुछ बोल। सुमित्रा जी फिर कहती हैं। वो आंखें नीची करके कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है दादी माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। समर और सम्राट दोनों को ये लगता है कि स्वरा मेरी वजह से चुप है। सम्राट स्वरा पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए था। वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था। मन में, बाकी लड़कियों से अलग है ये लड़की, इसे हासिल भी अलग तरीके से करना होगा। समर मन में, क्यों इतना सोच रही हो? कल की बात को अब तुम्हें कैसे बताऊं? जब तुम मुझे चोर समझ डांट रही थी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी हंसी दीवाना कर गई है मुझे। ऐसे चुप मत रहो, मेरा सुकून मत छीनो प्लीज़। कमला जी, अरे माँ जी, पहले तो जश्न के कामों में लगी रही, फिर आज यहाँ आ गई। बेचारी थक गई होगी, इसलिए इतना चुप चुप है। सुमित्रा जी स्वरा को छेड़ते हुए, अरे पर इसकी जुबान तो कभी नहीं थकती। ये बोल वो हंसने लगती है। ऐसा स्वरा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो और भी प्यारी लगती है। उसको मुस्कुराते देख समर के दिल को सुकून मिल जाता है, तो वहीं सम्राट उसकी मुस्कान में खो जाता है। मन में, उफ ये मुस्कान, ये अदाएं, हाय तुम्हें तो हासिल करना ही पड़ेगा मिस स्वरा, बेट एंड बाच। ऐसे ही सब मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचकर सब गाड़ी से उतरते हैं। ठंडी हवाएं चल रही थीं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। रास्ता कच्चा था। समर सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर चल रहा था। सुमित्रा जी, स्वरा बेटा, गाड़ी से पूजा का सामान ले आना। जी दादी माँ, आप चलिए, मैं ले आऊँगी। ध्यान से आना, संभल कर। सम्राट, आप लोग आगे चलिए, मैं सामान लेकर आऊँगा। सुमित्रा जी, तू तो रहने दे, एक काम कर, स्वरा सामान ले आएगी, तू उसके साथ आना। सम्राट के तो मन की मुराद पूरी हो गई, लेकिन चेहरे से वो ऐसा दिखता है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो सब पर। ठीक है, आप लोग चलिए, हम आते हैं। उसने सोचा था स्वरा से बातचीत करेगा, उससे दोस्ती करेगा, पर स्वरा उसकी तरफ ध्यान दिए बिना गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। सम्राट को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसे इग्नोर करे, लेकिन कुछ सोचकर वो भी उसके पीछे चला गया। स्वरा गाड़ी में से सामान निकाल रही थी। हवा से उसके बाल लहरा रहे थे, जो पीछे खड़े सम्राट को मदहोश करने के लिए काफ़ी थे। वो देखता है कि स्वरा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वो खुद ही बात शुरू करता है, तुम हमेशा इतना कम बोलती हो, या आज सुबह जो हुआ उसे लेकर परेशान हो? स्वरा कुछ नहीं बोलती, बस अपनी आंखें झुका लेती है। सम्राट उसकी हर अदा का कायल हुआ जा रहा था। वो बोलता है, रिलैक्स, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी
तुमने जानबूझकर तो नहीं किया था ना? स्वरा उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर सिर्फ थैंक यू बोलती है। सम्राट उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर, तो हम दोस्त बन सकते हैं? स्वरा एकटक उसकी आंखों में देखती है, फिर बहुत ही आराम से बोलती है, माफ़ कीजिएगा, मैं इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाती। यह बोल वो उसी साइड से निकल जाती है। सम्राट जलती आंखों से उसको जाते हुए देखता रहता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सम्राट किसी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाए और लड़की उसके मुंह पर मना कर दे। इतनी इंसल्ट वो भी सम्राट प्रताप सिंह की भारी पड़ेगी। मिस स्वरा, बहुत नखरा है तुम में, बट आई लाइक। हसीनों पर नखरा अच्छा लगता है, और हसीना तुम्हारे जैसी हो तो क्या बात। अब तो इंतज़ार रहेगा उस दिन का जब तुम मेरी बाहों में होगी। यह बोल वो भी उसके पीछे चला जाता है। सब लोग मंदिर के अंदर थे। स्वरा पूजा का सामान सुमित्रा जी को देकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो ध्यान नहीं देती कि पास में समर खड़ा है। समर का ध्यान पास खड़ी स्वरा पर जाता है। सिर पर दुपट्टा बंद आंखें वो मुस्कुरा उठता है। आंखें बंद कर मन में, हे भगवान, जब भी अपने जीवन साथी के साथ मैं आपके दर्शन करने आऊँ तब भी यही लड़की मेरे साथ खड़ी हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। दोनों एक साथ आंखें खोलते हैं, एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। समर वहाँ से चला जाता है। समर वैसे भी कम बोलता था, ऊपर से लड़कियों से बात करना उसको समझ नहीं आता था। दर्शन कर सब लोग बाहर आते हैं। मंदिर से थोड़ा आगे जाकर एक बाजार था। सुमित्रा जी वहाँ जाने की बात करती हैं। स्वरा, मैं नहीं जाऊँगी दादी माँ। सुमित्रा जी उसको घूर कर देखती हैं, फिर बोलती हैं, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं दिलवाऊंगी तुझे, पर साथ तो चल सकती है ना? स्वरा मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। मैं ये सामान गाड़ी में रख कर आती हूँ। समर, एक मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, गाड़ी लॉक है। कमला जी, हाँ तुम भी साथ में जाओ समर। वो दोनों चले जाते हैं। सम्राट वहीं खड़ा दोनों को जाते हुए देखता है। सुमित्रा जी स्वरा को देखकर, ईमानदारी तो दीनदयाल से भी ज़्यादा भरी है इसमें। सम्राट ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। समर गाड़ी का लॉक खोलता है और दरवाज़ा खोल स्वरा के हाथ से सामान लेकर खुद सारा सामान गाड़ी में रख देता है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। सामान गाड़ी में रख समर कहता है, चलिए, एक मिनट मुझे आपसे बात करनी है, मतलब आपको थैंक यू बोलना है। स्वरा बोलती है। समर, थैंक यू और मुझे, पर क्यों? वो आपने दादी माँ के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने आपको चोर। वो बात बीच में ही छोड़ देती है। समर मुस्कुराते हुए, थैंक यू तो मुझे आपका बोलना चाहिए कि आपने चोर समझकर मुझे पीटना शुरू नहीं कर दिया। सरा उसकी तरफ देखती है। समर, घबराइए मत, मैं मजाक कर रहा हूँ, और आपको थैंक यू या सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक गलत फहमी हुई थी जो किसी को भी हो सकती है। और फिर जब मैंने आपको कह दिया कि यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, तो मतलब नहीं जाएगी। समर प्रताप सिंह अपने वादे का एकदम पक्का है। अब चलें? सब वेट कर रहे होंगे। स्वरा हाँ में सिर हिलाती है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। समर से बात करने के बाद स्वरा को अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बोझ उसके दिल से हट गया हो। सब लोग बाजार की तरफ चले जाते हैं। कमला जी अपने लिए कुछ पसंद करने लगती हैं और समर उनकी मदद कर रहा होता है। सम्राट का पूरा ध्यान सिर्फ स्वरा पर होता है। वो मन में सोचता है, पैसों का लालच इसे नहीं, कीमती तोहफे से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई तो कमजोरी होगी जिसका फ़ायदा मैं उठा सकूं। तभी सुमित्रा जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। स्वरा, देख तो ये हार कितना सुंदर है, तुझ पर कितना अच्छा लगेगा। स्वरा उनकी तरफ थोड़ा नाराज़गी से देखती है। आपने मना किया था दादी माँ। सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। अरे मैं तुझे अपनी जायदाद नहीं दे रही, सिर्फ एक हार ही तो दे रही हूँ। पर दादी माँ, ये गलत है। समर उन दोनों को देख मन ही मन खुश हो रहा था। सुमित्रा जी उदास होते हुए, ठीक है रहने दे, सब समझ आ गया मुझे। तू सिर्फ नाम के लिए मुझे दादी कहती है, दिल से नहीं मानती। कोई बात नहीं। उनको दुखी देख स्वरा भी दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर, ऐसी बात नहीं है, मैं सच्चे में आपको दादी मानती हूँ। ऐसे उदास मत होइए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोलते हुए उसके आंसू बह जाते हैं। आप यही चाहती हैं ना मैं ये हार ले लूँ? आप उदास मत होइए,
लाइए मैं पहन लेती हूँ। अब खुश? यह सुन सम्राट की आंखों में चमक आ जाती है। वो मन में, मिल गई कमजोरी। स्वरा की तरफ देखकर टेढ़ा मुस्कुराकर, इमोशनल फूल हो तुम। तुम्हें बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है। तुम्हारी इसी कमजोरी को हथियार बनाऊंगा मैं। तुम्हारे करीब आने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं मिस इमोशनल। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। सब लोग वापस घर के लिए निकल जाते हैं। रात होने वाली होती है। हल्का हल्का अंधेरा छा जाता है। इस बार गाड़ी सम्राट चला रहा होता है। कुछ समय बाद वो हवेली पहुंच जाते हैं। सब लोग घर के अंदर आते हैं। स्वरा थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। वो सुमित्रा जी के साथ उनके कमरे में जाती है। उसको देखकर, क्या हुआ तुझे? ये चेहरा क्यों लटका है? वो दादी माँ, रात हो गई है, मैं घर कैसे जाऊँ? मैंने बोला था पिताजी को कि मुझे लेने आ जाना, पर अभी तक आए नहीं। तो इसमें परेशान क्यों होती है? मैं अभी देखती हूँ कि क्या बात है। चल आजा। दोनों सामान रखकर बाहर निकल जाती हैं। बैठक में रघुवेंद्र जी बैठे होते हैं। सुमित्रा जी उनके पास जाकर, सुनिए, वो दीनदयाल जी कब तक आएंगे? स्वरा पूछ रही है। उन्हें तो किसी काम से भेजा है मैंने, वो तो सुबह ही आएंगे। स्वरा को बोलो रात को यहीं रुक जाए, उसके घर पर खबर भिजवा देंगे। यह सुन स्वरा परेशान हो जाती है। पास बैठा हुआ समर सब सुन लेता है। सुमित्रा जी, सुन लिया? रात को मेरे पास ही रुक जा। वो उसका गाल थपथपाते हुए बोल अंदर चली जाती हैं। स्वरा परेशान सी वहीं खड़ी रहती है। समर से उसकी परेशानी देखी नहीं जाती। आखिर वो बोल पड़ता है, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। स्वरा बोलती है, नहीं कुछ नहीं। फिर थोड़ा रुक कर, वो क्या है ना, मैं पिताजी को बिना बताए यहाँ नहीं रुकना चाहती। समर, इतनी सी बात के लिए इतनी परेशानी? लीजिए मेरे फ़ोन से बात कर लीजिए उनसे। स्वरा समर के हाथों से फ़ोन ले लेती है। कुछ दूर जाकर वो दीनदयाल जी को फ़ोन करती है। हेलो पिताजी। हाँ बेटा, आ गई वापस? जी पिताजी, पर रात काफ़ी हो गई है। बेटा, सुमित्रा जी के पास ही रुक जाना, मुझे रघुवेंद्र जी का फ़ोन आ गया था। स्वरा खुशी से, जी पिताजी, ये किसका नंबर है? ये समर जी का फ़ोन है पिताजी, अब मैं रखती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। यह बोल वो फ़ोन कट कर वापस समर के पास आकर, ये लीजिए और थैंक यू, उसकी खुशी चेहरे से देखी जा सकती थी। यह बोल वो वहाँ से चली जाती है। समर उसको जाते हुए देखता है। मन में, इतना भी कोई मासूम होता है क्या? छोटी छोटी बातों पर दुखी और छोटी छोटी बातों पर इतना खुश। सम्राट अपने कमरे में बैठा अपने फ़ोन पर स्वरा की तस्वीर देख रहा था, जो कि उसने चोरी से खींची थी। सम्राट फ़ोटो को अजीब तरीके से छूता हुआ, भगवान ने फुर्सत से बनाया है तुम्हें मिस इमोशनल। कुछ समय बाद सब खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सुमित्रा जी अपना और स्वरा का खाना कमरे में ही मंगा लेती हैं। सम्राट को जब पता चलता है कि स्वरा आज रात यहीं है, तो मन में, मतलब चाँद आसपास रहेगा, पर मैं छू नहीं सकता। पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ये चाँद भी मेरा होगा और इसकी चाँदनी भी। रात का समय कमला जी रसोई में थीं। स्वरा पानी लेने जाती है। कमला जी स्वरा को देखकर, अरे सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही आंटी, नई जगह है ना। वैसे आप क्या कर रही हैं इस समय? दोनों भाइयों को आदत है रात को गर्म दूध पीने की, तो वो गर्म कर रही थी। अच्छा, तुम ये दूध दे आओगी, मुझे थोड़ा काम है। जी आंटी, लाइए। स्वरा एक एक कदम बढ़ाती जा रही थी। समर के कमरे के बाहर खड़ी उसे कल रात की बात याद आ जाती है। उसको हंसी आ जाती है। फिर गेट पर नॉक करती है। समर दरवाज़ा खोल, सामने स्वरा को देखकर उसका दिल धड़क उठा था। फिर खुद को शांत कर, जी। वो आंटी ने आपके लिए दूध भेजा है, वो गिलास आगे करते हुए बोलती है। गिलास उठाते हुए, थैंक यू। समर कुछ और भी कहना चाहता था, पर कहे कैसे, उसको समझ नहीं आता। स्वरा अपने कदम पीछे ले लेती है। वो आवाज़ लगाता है, सुनिए। स्वरा पलटती है। हाँ जी बोलिए। वो मैं ये कह रहा था कि गुड नाइट। मन में, कर दिया कबाड़ा। स्वरा उसकी तरफ हैरानी से देखती है, फिर मुस्कुराकर गुड नाइट बोल चली जाती है। उसके जाते ही समर खुद की हरकत पर हंस देता है। सम्राट के कमरे के बाहर खड़ी स्वरा जैसे ही नॉक करने के लिए हाथ उठाती है, वैसे ही सम्राट दरवाज़ा खोल देता है और स्वरा का हाथ उसके चेहरे को छू जाता है।
वो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। सम्राट तो सुन्न हो गया था। उसको उम्मीद नहीं थी कि स्वरा उसके सामने इस तरह से खड़ी होगी। स्वरा वहाँ दूध का गिलास उसके आगे करती है। नज़रें झुकी हुई थीं, पर सम्राट एकटक स्वरा को देख रहा था। सम्राट को अपनी तरफ देखता पाकर स्वरा को अच्छा नहीं लगता, उसे गुस्सा भी आता है। सम्राट को तो कोई होश नहीं था। स्वरा जानबूझकर गरम गिलास उसके हाथ से हल्का सा छुआ देती है। आह! आउच! सम्राट होश में आता है। उसको देख स्वरा अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोकती है, पर सम्राट समझ जाता है कि उसने यह जानबूझकर किया है। वो चुपचाप दूध का गिलास उठा लेता है। स्वरा भी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सम्राट न जाने कितनी बार अपने चेहरे को छूता है जहाँ स्वरा का हाथ लगा था, लेकिन उसकी हरकत को सोच उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है, जहाँ अब भी हल्की हल्की जलन हो रही थी। वो टेढ़ा मुस्कुराकर, जब मेरी नज़र नहीं सहन कर पाई तो मेरा छूना कैसे बर्दाश्त करोगी? कुछ और सोचना पड़ेगा मिस इमोशनल। रात बीत जाती है और एक नया सवेरा होता है। स्वरा को ठीक से नींद नहीं आती। वो जल्दी उठ जाती है। दादी माँ, मैं घर जा रही हूँ, थोड़े टाइम में आ जाऊँगी। नहीं, आज तो आराम कर। ठीक है, पर कल पक्का आ जाना। तुझे देखे बिना तो चैन नहीं मिलेगा मुझे। आप कहती हैं तो मैं जाती ही नहीं हूँ। यह बोल स्वरा हंसने लगती है। सुमित्रा जी, हाँ, बहुत बातें बनाने लग गई है, बदमाश। चल अब जा, ध्यान से जाना। स्वरा वहाँ से चली जाती है। सारा दिन समर स्वरा के बारे में सोचता हुआ निकाल देता है और दूसरी तरफ सम्राट अपने फ़ोन में स्वरा की तस्वीर देखते हुए। मुझे समझ आ गया है बेबी, तुम्हें कैसे हासिल करना है। अब तुम्हें सम्राट से कोई नहीं बचा सकता। दिन बीत जाता है, रात होती है। एक फ़ोन की घंटी बजती है। कमला जी फ़ोन उठाते हुए, हेलो। उधर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। कमला जी, संगीता, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? बुआ जी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी आ जाइए, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। तू चिंता मत कर, हम आ रहे हैं। सुमित्रा जी उनको परेशान देखकर, क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे बुला रहा है। अब तो रात हो गई है, एक काम करते हैं, सुबह जल्दी चलते हैं, मैं भी चलूँगी तेरे साथ। समर, और मैं भी। पर सम्राट कुछ नहीं बोलता। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रघुवेंद्र जी, हाँ बहू, सुबह जाना, इस समय जाना ठीक नहीं है। जी पिताजी। समर, आइए माँ, मेरे साथ आइए, परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। सुबह का समय, सब लोग जल्दी निकल जाते हैं। घर पर रह जाते हैं रघुवेंद्र जी और वीरेंद्र जी और सम्राट। सम्राट यह बोलकर नहीं जाता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इन समय सुमित्रा जी स्वरा को बताना भूल जाती हैं कि वो घर पर नहीं है। दीनदयाल जी अभी काम खत्म कर वापस नहीं आए थे। सुबह के 10 बज रहे थे। एक नौकर चाय लेकर सोफे पर बैठे रघुवेंद्र जी के पास जाता है। मालिक, चाय। वो कप उठा लेते हैं। जैसे ही एक घूंट चाय की पीते हैं तो कप उठाकर जोर से ज़मीन पर पटक देते हैं। ये चाय है, इसे चाय कहते हैं? सम्राट उनकी आवाज़ से बाहर आता है। तभी भागती हुई स्वरा अंदर आती है। ब्लू कलर की सलवार सूट, लंबे बालों की चोटी बनाई हुई, आंखों में काजल, एक हाथ से अपना दुपट्टा संभालती वो अंदर आती है। सम्राट के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी नज़र स्वरा से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रघुवेंद्र जी, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? साफ करो ये सब। उनकी नज़र स्वरा पर पड़ती है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि सुमित्रा घर पर नहीं है? वो सिर हिलाकर ना का इशारा करती है। हाँ, घर पर कोई नहीं है, अब जाओ, कल आना। वो वहीं से अपने कदम वापस लेने लगती है। ठहरो। रघुवेंद्र जी की आवाज़ से वो रुक जाती है। अब आ ही गई हो तो एक कप चाय बना दो, फिर जाना। सर दर्द से फटा जा रहा है। जी, अभी बना के लाती हूँ। स्वरा किचन में जाने लगती है। जाते जाते टेबल पर रखी तेल की बोतल पर उसका हाथ लग जाता है और बोतल गिर जाती है और सारा तेल बिखर जाता है। स्वरा घबराकर रघुवीरन जी की तरफ देखती है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पहले इसे साफ करो, कहीं कोई गिर ना जाए। चाय बाद में बनाना। यह बोल वो अपने कमरे में चले जाते हैं। स्वरा जल्दी से साफ करने लगती है, कोई कपड़ा लेने जाती है। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर, अब आएगा मज़ा। वो भागकर सीढ़ियों पर जाता है। कुछ सीढ़ियों पर भी तेल गिर गया था और जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ से रघुवेंद्र जी और स्वरा बाहर आते हैं। सम्राट जानबूझकर
दर्द होने का नाटक कर रहा होता है कि उसको कितनी लगी है, जबकि उसको कहीं भी नहीं लगी थी। रघुवींद्र जी उसको उठाते हैं, फिर स्वरा की तरफ देखकर, तुमने ये साफ नहीं किया अभी तक। मैंने बोला था ना कोई गिर जाएगा। अब देखो तुम्हारी वजह से लग गई ना सम्राट को। स्वरा सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। सम्राट, उनकी कोई गलती नहीं है दादाजी। इन्होंने मुझे बोला था कि ध्यान से जाना, वहाँ पर तेल गिरा हुआ है। मैं साफ करने के लिए कपड़ा लेने जा रही हूँ, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। स्वरा उसकी तरफ हैरानी से देखती है। रघुवेंद्र जी, वो जो भी हो, तेल गिराया तो इसी ने था ना। चलो बेटा, आराम से अपने कमरे में चलो। जाते जाते स्वरा से, यह साफ करो जल्दी और सम्राट के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। यह बोल वो आगे बढ़ जाते हैं। सम्राट उसकी तरफ देखकर टेढ़ा मुस्कुराता हुआ चला जाता है। स्वरा मन में, मेरी वजह से कितनी लग गई ना। फिर वो एक नौकर को बुला सारा तेल साफ करवाती है और खुद हल्दी वाला दूध बनाने लगती है। रघुवेंद्र जी सम्राट को कमरे में लेकर आते हैं। बाहर से उन्हें कुछ किसानों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मालिक बाहर आइए, बात करनी है आपसे। मैं अभी आया, तुम आराम करो। बाहर स्वरा दूध लिए जा रही थी। रघुवेंद्र जी उसको देखकर, जाओ सम्राट को दूध देकर आओ। अंदर सम्राट बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। तभी दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती है। खुद पर काबू पाकर वो, कौन है? अंदर आओ। स्वरा अंदर आती है। एक नज़र सम्राट को देखती है, जो ऐसा दिखा रहा था कि कितनी ज़्यादा लगी है। ये दूध। स्वरा उसकी तरफ गिलास बढ़ाते हुए, सॉरी, वो मेरी वजह से आपको चोट लग गई। कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। यह किसी के साथ भी हो सकता है। आप परेशान मत होइए। सम्राट आंखें नीची करके बोलता है। स्वरा की तरफ देखता भी नहीं। स्वरा, थैंक यू। बाबा से डांट से बचाने के लिए उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं प्लीज़, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? और वैसे भी गलती मेरी थी। सम्राट थोड़ा रुककर, वैसे माफ़ी तो मुझे भी मांगनी है आपसे। स्वरा हैरानी से उसकी ओर देखती है। अब सम्राट भी उसकी ओर देखता है। ऐसे मत देखिए, मैं कल के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वरा कुछ नहीं बोलती। सम्राट आगे बोलते हुए, दरअसल मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। आप मुझे अच्छी लगीं। स्वरा उसकी तरफ देखती है। सम्राट, मैं झूठ नहीं बोलता। आप सच में मुझे बहुत अच्छी लगीं। पहली बार किसी से दोस्ती करने का दिल किया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और आपने मुझे गलत समझ लिया। स्वरा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। आज से पहले उससे भी किसी ने ऐसे बात नहीं करी थी। सम्राट उसकी हालत समझते हुए, देखिए आप परेशान मत होइए। मैं आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा कि आप मुझसे दोस्ती करें। मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। जाइए, आपको देर हो रही होगी। स्वरा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। खूबसूरत लड़कियाँ शुरू से ही मेरी कमजोरी रही हैं। ऊपर से जब खूबसूरती बेमिसाल हो तो क्या कहना। तुम्हें पाने के लिए तो हर पैतरा आजमाएगा यह सम्राट प्रताप सिंह। वो मन ही मन सोचता है और स्वरा को जाते हुए देखता है। उसके जाते ही सम्राट, ओह, ये अच्छा होने का नाटक करना भी कितना मुश्किल है। इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया पर कोई फ़ायदा नहीं। हाँ। स्वरा अपने घर वापस चली जाती है। दिमाग में बस सम्राट की बातें घूम रही थीं। सम्राट की बातों का असर स्वरा पर होने लगा था। रात हो गई थी, सब लोग वापस आ जाते हैं। बस कमला जी नहीं आती। वो कुछ दिन वहीं रुकना चाहती थी। 2 दिन से समर ने स्वरा को नहीं देखा था। वो कितना बेचैन था, यह तो बस वही जानता था। अगली सुबह सुबह जल्दी उठकर समर सीधा छत पर चला गया, जहाँ से वो स्वरा को आते हुए देख सके। कुछ समय बाद स्वरा आती है। आज उसने लाइट येलो कलर का चूड़ीदार पहना था। सूरज की किरणें उसके गोरे रंग को और गोरा कर रही थीं। बालों के एक साइड कर चोटी बनाई हुई थी। समर का तो दिल बाहर आने को तैयार था। एक तो पूरे 2 दिन बाद वो उसे देख रहा था। वो स्वरा की खूबसूरती का नहीं, सादगी का दीवाना हुआ था। उसकी मासूमियत का दीवाना हुआ था। स्वरा अंदर आकर सीधा दादी के कमरे में जाती है। मुझे बुलाकर खुद गायब हो गई थी आप? आ गई तू, चल बैठ, ले चाय पी। समर छत पर से अपने कमरे में चला जाता है, पर कोई और भी था जो आज जल्दी उठकर स्वरा का इंतजार कर रहा था। सम्राट को जैसे ही पता चलता है कि स्वरा आ गई है,
मन में, चलो नाटक शुरू करने का वक्त हो गया है। कमरे में सुमित्रा जी पुरानी एल्बम खोलकर बैठी थीं और स्वरा को दिखा रही थीं कि ये देख, मेरा छोटा सा समर और ये सम्राट। इतना शरारती था ना सम्राट कि पूछो मत। और समर एकदम शांत और सुलझा हुआ। स्वरा मुस्कुराकर उनकी बातें सुन रही थी। शुरू से ही प्यार बहुत है दोनों भाइयों में। समर तो कभी कोई गलती करता नहीं था और सम्राट बिना गलती के रहता नहीं था, पर समर हमेशा सम्राट को बचा लेता था, उसकी गलती अपने सिर ले लेता था। इतने में दरवाज़ा खोल सम्राट अंदर आकर, मेरी बातें हो रही थी ना? स्वरा सर उठाकर एक नज़र देखती है। हाँ, तेरी बातें हो रही थी। तू कितना बदमाश था यह बता रही थी मैं स्वरा को। सम्राट मन में, बदमाश तो मैं अब भी हूँ दादी माँ। सम्राट अपनी दादी से, दादी माँ मेरे सर की मसाज कर दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ आजा बैठ। स्वरा जा, तू एक कप चाय बना ला, इसके सिर का दर्द पल भर में गायब हो जाएगा। जी अभी लाई, यह बोल वो जाने लगती है। लेकिन सम्राट अपना पैर अड़ाकर उसको गिराने की कोशिश करता है ताकि वो उसे संभाल ले। लेकिन इससे पहले कि सम्राट स्वरा को पकड़ता, समर बीच में आकर स्वरा को पकड़ लेता है। उसके दोनों हाथ स्वरा की कमर पर होते हैं और स्वरा के दोनों हाथ उसके सीने पर। समर का दिल धड़क उठता है। जहाँ समर उसकी आंखों में खो जाता है तो वहीं स्वरा की नज़रें नहीं उठ रही थीं। सम्राट दोनों को इतना करीब देख पूरी तरह जल जाता है। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। सुमित्रा जी खांसने का नाटक करती हैं। उनकी आवाज़ से समर होश में आता है। स्वरा को देखकर, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, यह बोल वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। सम्राट समर को देखते हुए, आप ठीक हैं भाई? समर, हाँ मैं ठीक हूँ। बड़ी मुश्किल से वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करता हुआ बोलता है। दिन गुजरते जा रहे थे। सम्राट स्वरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा और सच्चा होने का नाटक करता था। उसकी बातों का ऐसा असर था कि अब स्वरा उससे बात कर लेती थी। दोस्ती हो गई थी दोनों में। एक दिन शाम का वक्त, समर किसी काम से बाहर गया था। कमला जी भी अब वापस आ गई थी। आज स्वरा जल्दी घर जा रही थी। सम्राट गार्डन में था। स्वरा को देखकर, क्या बात है, आज जल्दी घर जा रही हो? हाँ, आज पिताजी ने जल्दी घर बुलाया है। वो क्या है ना, आज वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी एक सहेली वहाँ आकर, चल स्वरा, लड़के वाले आ गए हैं, तू चल मैं आ रही हूँ। लड़के वालों का नाम सुन सम्राट के दिल में आग लग जाती है। वो सोचता है स्वरा को देखने वाले आए हैं, जबकि स्वरा की सहेली को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। उसका खून खौल जाता है। स्वरा की सहेली चली जाती है। वो स्वरा का हाथ पकड़कर एक ओर ले जाता है जहाँ कोई उन दोनों को देख ना सके। स्वरा अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मेरा हाथ। सम्राट गुस्से से, तुम शादी कर रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्यों? स्वरा उसको बताने वाली होती है कि उसकी सहेली की शादी है, उसकी नहीं। पर सम्राट को देखकर, हाँ तो कभी ना कभी तो शादी करनी है, पूरी जिंदगी कुंवारी थोड़ी ना बैठी रहूंगी। सम्राट उसको घूर कर देखता है, स्वरा अपनी हंसी रोकते हुए, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हम शादी करें ना करें? सम्राट का गुस्सा फट पड़ता है। वो उसको दोनों बाजुओं से पकड़कर, मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझी तुम? स्वरा की हंसी पल भर में गायब हो जाती है। वो एकटक सम्राट को देखती है। सुना तुमने, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। स्वरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलती है, क्या बोला तुमने? मेरी दोस्ती का ये मतलब निकाला तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। यह बोल वो जाने लगती है। सम्राट उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या बोला तुमने, मुझसे बात मत करना? तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा अगर तुमसे बात नहीं करूँगा? स्वरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर, जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें नहीं बताया क्योंकि डरता था मैं कि अपनी दोस्ती खो दूँगा, और देखो वही हुआ। प्लीज़ मेरी बात समझो। स्वरा उसके हाथ हटाते हुए, मुझे कुछ नहीं समझना, यह बोल वो वहाँ से जाने लगती है। स्वरा कुछ ही कदम चली थी कि सम्राट की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो, बस एहसास नहीं है तुम्हें, और ये एहसास मैं करवाऊंगा तुम्हें। स्वरा बिना उसकी तरफ देखे, बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सम्राट उसके जाते ही टेढ़ा मुस्कुराकर, प्यार माई फुट,
इतने दिनों से तुम पर टाइम वेस्ट किया है उसको ऐसे ही जाने दूं? और जिस लड़की पर सम्राट का दिल आ जाए और सम्राट उसे हासिल ना करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।